न्यू वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मुग़ल बादशाहों को कौन कौन नहीं जानता, लेकिन हम उनके ख़ानदान के हस्ब व नस्ब की कड़ियाँ जोड़ने बैठ जाएं तो हमारे जहन में तारीख़ी दिलचस्पी रखने वाले सवालात उठते हैं कि आखिर उनका जद्द अमजद कौन था। मुगलिया सल्तनत ने बरसगीर पाको हिंद पर 1526 से लेकर 1858 तक हुकूमत की। इस सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी और सबके जहनों में यही सवाल भी जन्म लेता है कि अब ये कौम कहाँ से आई थी। इस कौम के बारे में दिलचस्प और अजीबोगरीब हक़ाइक़ से हम आज की वीडियो में पर्दा उठाएंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ से पहले हम चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक इल्मी, अदबी और तारीख़ी वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी से पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि मुग़लों की तारीख़ चंगेज़ खान से शुरू होती है, क्योंकि यह मुग़ल का पहला बादशाह था जिसने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी और मुग़लों का नाम भी मंगोलों से निकला है। चूँकि अरबी ज़बान में काफ का हरफ नहीं होता, तो चूँकि जब मंगोल अरब में हमला आवर हुए तो उन्हें मंगोल कहना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से ये कौम मुग़ल बन गई। लेकिन आम तौर पर इसके बारे में यही रिवायत मौजूद है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, वस्ती एशिया में मंगोल हुकूमत की तकरीबन 3 सदियाँ बाद तैमूरी ख़ानदान की 5वीं नस्ल में से बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में मौजूद जो सल्तनत कायम की वह तुर्कों जैसी थी, क्योंकि बाबर और इसके बाद तुर्की बोलने वाली हुक्मरान औलादें पूरी तरह तुर्की रंग में रंगी हुई थी। मंगोल का फ़ारसी मतलब मुग़ल है, यानी हिंदुस्तान तारीख़ में जिनको मुग़ल कहा गया वह दर हकीकत सहतीन है। जिस तरह तुर्क वस्ती एशिया के कदीम सहतीन कबीले में जो अब दूसरी अराई कौमों में इश्तराक के जदीद अशकाल है, लेकिन शुरू में काबल का हुक्मरान बाबर मशहूर हो गया और सालों तक वही हुक्मरानी करने के बाद काबिल के लोग बाबर की पैदाइश से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो जानते थे कि तैमूरी ख़ानदान का ये हुक्मरान मुग़ल नहीं तुर्क है। ज़्यादातर अशियाई मौरखीन और हिंदुस्तान में तैमूरी सल्तनत के हुक्मरान को मुग़ल और इनकी सल्तनत को मुग़ल के नाम से मसूम किया जा रहा है, जिससे गलत फहमी पैदा होती है। तैमूरी हुक्मरान दर हकीकत मुग़ल नहीं बल्कि मुग़ल नस्ल के तुर्क हैं, यानी मुग़लिया तुर्क थे। फ़ारसी इनकी दरबारी ज़बान थी, जबकि आम लोग और वस्ती एशिया से आने वाले लोग तुर्की ज़बान का इस्तेमाल करते थे। सदियों से वस्ती एशिया में रहने, पैदा होने और वहाँ हुकूमत करने की वजह से वो अपने आबाई नस्ल को पूरी तरह भूल गए थे। मुग़ल हुकूमत में मुग़ल लफ्ज़ आम तौर पर मुग़ल हुकूमत को ज़ाहिर करता है, मगर चूँकि किसी भी सल्तनत की बुनियाद कौम नहीं बल्कि ताकत होती है। इस ताकत के ज़ोर पर चंगेज़ खान से तैमूर से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तक ईरान और जनूबी एशिया पर हमले के नतीजे में ये लोग यहाँ मकीम पजीर हुए। नाज़रीन गिरामी, अगर हम बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों की बात करें तो शहंशाह बाबर के दौर से मुग़लिया सल्तनत का कायम हुआ और इसके साथ मुग़ल पूरे बरसगीर में फैल गए और इनकी तादाद में खातिर खां इजाफा भी हुआ। मुग़ल बरसगीर पाको हिंद में बाकायदा बसना शुरू हो गए। मुग़लिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बरसगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी। मुग़लिया सल्तनत अपने अरूज में तकरीबन पूरे बरसगीर में हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश पर मुश्तमिल खित्तों पर इनका दौरा था। इस सल्तनत का रकबा 12 लाख मुरब्बा मील तक फैला हुआ था। तुर्की ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मादरी ज़बान करार दी जाती थी। अगर हम आपको अजीबो गरीब रवायत के बारे में बताएं तो ये थी कि बादशाह के मरने के बाद बादशाह का बड़ा बेटा तख्त का वारिस होता, लेकिन तख्त के लालच ने इस रवायत को रोन डाला था। अब नई रवायत के मुताबिक होता यूँ था कि एक बादशाह के मर जाने के बाद इसके बेटों और इसके रिश्तेदारों में जंग छिड़ जाती थी। जो शहजादा अपने हरीफों को शिकस्त दे देता वो तख्ते मुग़लिया का वारिस बन जाता। सुल्तान के बगौर आगाज़ में जब बाबर को अपने चचा और मामू से लड़ना पड़ा, वहीं इसकी मौत के बाद इसका बेटा हुमायूं बादशाह बना।
اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہر محاذ پر اس کے ساتھ دشمنی کی۔ ہمایوں کو افغان سرداروں کی مخالفت کے بعد نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کے بھائی اس کو شکست دے کر تخت دلی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قدم قدم پر اسے پریشان کیا۔ بالآخر وہ سندھ کے رستے ایران جا کر پناہ گزیر ہوا۔ 15 سال بعد 1555 میں اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت کی، لیکن پھر 1 سال سے کم عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر بادشاہ بنا، جس نے برصغیر پاک و ہند کے تمام علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم تخت نشین ہوا اور اس کی مخالفت اس کے بھائی شہزادہ شہریار اور شہزادہ داور بخش نے کی، مگر شاہجہاں کے وفاداروں نے انہیں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہزادہ شہریار کو اندھا کر دیا گیا، جبکہ شہزادہ داور بخش کو مار دیا گیا۔ 1658 میں شاہجہاں کی زندگی میں اس کے بیٹے دور شکوہ، اورنگزیب، شجاع اور مراد کے درمیان خون ریزی کی تخت کے اصول کے لیے جنگیں ہوئی، جس میں اورنگزیب کو فتح حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ سلطنت مغلیہ کا زوال اورنگزیب عالمگیر کے دور سے شروع ہوا۔ کسی بھی سلطنت کا خاتمہ اچانک نہیں ہوتا۔ اس زوال کے پیچھے ہمیشہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر ان کا بروقت حل نہ نکالا جائے تو وہ دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں اور اعظم نظر آنے والی سلطنت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ سلطنت مغلیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن ظاہری طور پر ایک عرصہ تک ذلت اور رسوائی بھی ان کا مقدر رہی۔ جی تو ناظرین، وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں مجبوراً یہ ویڈیو کا اختتام یہی تک کرنا پڑا۔ ویڈیو کا بقیہ حصہ آپ کو دوسری ویڈیو میں ملے گا۔ اپنے میزبان کو دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔